आज विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जो यहाँ बहुत सम्मानित मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर स्किल लैब और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पर हम सबके बीच अपने सृजन करना और सृजन की नींव में ही बने रहने का स्वभाव लिए ऐसे आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी जो हम लोगों के बीच हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने सेवा भाव के अनुरूप नीचे ही हैं बैठे, ऐसे डॉक्टर अतुल कृष्ण जी भटनागर जी, मंचस्थ इस विश्वविद्यालय की चांसलर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और बहुत ही सम्मानित श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़ जी, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह जी और अतुल जी की परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी और उनकी सुपुत्री और इसकी सीईओ डॉक्टर शैलराज जी, अपने बीच इसके प्रिंसिपल डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी, तथा आज हमको और आप सबको एक साथ जोड़ने वाले और दिल्ली में नेशनल हार्ट केयर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और आपके यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन के शुभारंभकर्ता और रेडियोलॉजी क्षेत्र में जिनका अपना बड़ा स्थान है, ऐसे डॉक्टर अवधेश पांडे जी, अपने बीच डॉक्टर जेपी सिंह जी, अभी जिनके आप विचार सुन रहे थे, ऐसे हमारे सम्मानित महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्री विनोद जी भारती और मंच पर सम्मानित हमारे सहयोगी, हमारे संगठन के वरिष्ठ जन श्री विनीत शारदा जी, श्री अनुज राठी जी और नीचे अपने सहयोगी कपिल शर्मा जी और उनके साथी तथा भाग संचालक अनुपम जी और सभी सम्मानित डॉक्टर, मीडिया के साथियों और खासकर इस मेडिकल कॉलेज के हमारे सभी छात्र और छात्राएं, सभी सहकर्मी, आप सभी के प्रति दो नई चीज जुड़ने के अवसर पर हृदय से सम्मान और सभी को शुभकामनाएं और नए शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई। सबने बहुत मूल्यवान विचार व्यक्त किए, अतुल जी के सामाजिक और शैक्षणिक योगदान की भी चर्चा की। मेरे बोलने की भूमिका आज केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं स्मरण कर रहा था। आज से लगभग 3 बरस से भी कुछ अधिक समय पूर्व मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप से, आज से 3.5 बरस पहले मैंने यहाँ प्रदेश कार्य समिति को मेरी अध्यक्षता में ही संपन्न हुई और यहाँ मैंने उस समय इस परिसर की बहुत शुभेच्छा व्यक्त की थी। उस समय भी अतुल जी कभी हम लोग बहुत आग्रह किए कि नहीं, हम लोगों को आपने इतना बड़ा परिसर दिया लेकिन यहाँ नहीं आए, अपने कक्ष में फिर हमें उन्होंने कॉफ़ी पिलाया, वहीं मिले बोले। तो आज मुझसे अवधेश जी ने जब चर्चा किया तो मैंने सहज जिसे स्वीकार किया और जिन जिन बातों की यह चर्चा हुई उन सब पर बल देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा विस्तार में, कि आज जो इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी निश्चित तौर से भविष्य में, जो कि यहाँ इन्होंने जैसा वातावरण इस विश्वविद्यालय का बच्चों को शिक्षा दिशा में संस्कार भी देता है देश, जिसका उल्लेख कई बार हो चुका, यहाँ एक से एक महापुरुषों के नाम से संस्थान, मार्ग और कैंपस, जिस चिकित्सालय की चर्चा कर रहे थे विनीत जी और सभी लोग,
छत्रपति शिवाजी के नाम पर, कॉलेज शिवाजी के नाम पर, मैं देख रहा हूँ चापेकर बंधु का नाम, बिरसा मुंडा। और जरूरी इस नाते है कि आज के युग में ये जो नई पीढ़ी है, देश एक दिन में नहीं बना है, और देश केवल भूगोल का एक आकार में, भौगोलिक और जमीन भूमि से कोई देश नहीं बनता है। देश बनता है वहाँ के महापुरुषों के समर्पण से, ऋषि मुनियों से लेकर के यहाँ तक चली आ रही परंपराओं के संवर्धन से। और उसको जब नई पीढ़ी समझती है तो वो मूल्यों संस्कार के साथ विज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है, तो देश और आगे बढ़ता है। तो उन सब संस्कारों से निश्चित तौर से बहुत ही राष्ट्रीय और राष्ट्र के प्रति समर्पित सोच अतुल जी की है, और उनके नस नस में रचा बसा है। वैसा इस कैंपस से झलकता है। और जहाँ भी जिस देहरादून कैंपस की विनोद जी चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने उसी रूप में चीज़ें शुरू की हैं। निश्चित तौर से विद्यार्थियों को मैं आग्रह करूँगा कि जिन जिन महापुरुषों के नाम पर यहाँ उल्लेख मार्ग हो, भवन हो, उनके बारे में भी वो थोड़ा गहराई से जानेंगे तो इस देश के बारे में जब उनकी श्रद्धा और बढ़ेगी, तो देश के बारे में जब श्रद्धा बढ़ती है तो कर्तव्य बोध बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे रेल में लड़के, आज तो युग बदल गया, काफ़ी स्टूडेंट्स, पहले की बात है जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी जीवन से ही समाज के कार्य में लगा हूँ, और बचपन से संघ के संस्कारों से काम करते करते, तो अक्सर उस समय अब वो स्लोगन कहीं कहीं मिलता है। रेल में जाते हुए लड़कों को लिखने देखने को मिलता था, रेल राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन जिस बच्चे को रेल राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र क्या उसकी परिकल्पना नहीं है, तो कभी कभी, आजकल तो नहीं होता होगा ऐसा, कम होता है, देश काफ़ी आगे बढ़ गया। मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, पहले बच्चे रेल राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन मन चला तो कुछ स्क्रू लगा करके खोल खा लिया उसका, नहीं कुछ बना तो तोड़ दिया उसका पंखा ही। तो मैं हमेशा ये कहता था कि राष्ट्र की परिकल्पना बच्चे को देंगे तो निश्चित तौर से अगर कोई गलत काम करेगा तो अगला बोलेगा राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। तो ये मेडिकल कॉलेज, ये विश्वविद्यालय एक राष्ट्र की भी परिकल्पना दे रहा है। इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत शुभकामना दूंगा, और बच्चों को आग्रह करूंगा कि उस विषय में, क्योंकि राष्ट्र की सेवा में जैसे आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, उनकी सेवा काल में जिस तरह देश देख रहा है, और मुझे खुशी है कि कोविड महामारी में इस कॉलेज की भी, मेडिकल कॉलेज की भी, इसमें आप सब भी उसी कोरोना वॉरियर के क्रम में होंगे जिनको मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी। और संज्ञा ही नहीं दी, मोदी जी के हर क्षण सोच में जनता है, जनता सर्वोपरि है। उसका उदाहरण देखना हो तो जीवन सबसे मूल्यवान है। अब जीवन है, कहा है कि शरीर माधे तो खलु धर्म साधन, शरीर है तभी सभी धर्म आचरण संस्कार और सेवा हो सकती है। शरीर ही नहीं है तो क्या है? फिर भी अगर उससे बचाने वाला टीका वो भी हिंदुस्तान में विकसित हुआ, यह भी उल्लेखनीय है। लेकिन मैं उस पर न जाके ये जाना, उसके लगाने के निर्णय जो हुए तो सबसे पहले किसका हुआ? तो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का हुआ, पैरामेडिकल का हुआ, और दूसरी चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, सैन्य, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो फ्रंट पर हैं, उनका हुआ। पीछे क्या सोच है? निश्चित तौर से आज मोदी ने रहते, कोई दूर नहीं है, अभी बंगाल में टीकाकरण शुरू हुआ, पहले विधायकों ने लाइन लग के पहले अपने लगवा लिया। लेकिन मोदी है तो देश में पहले वीआईपी कल्चर खत्म किया, वीआईपी पीछे, पहले जनता सर्वोपर है, और उस जनता में भी जो सबसे पहले इसको फेस कर रहा है वो सर्वोपर है। तो ऐसे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में निश्चित तौर से आप सब एक बड़े ऐसे वातावरण में आप सब अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें से दो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज से ये आज इसकी लैब और न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट का यहाँ शुभारंभ हुआ है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक जाने की एक पहल है, शानदार पहल है। और उसमें भी जहाँ तक मुझे बताया गया है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज में पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का शुभारंभ हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मेरी सरकार ने वैसे प्रयत्न किया है अपनी स्वस्थ भारत स्कीम के अंतर्गत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन के नाभिकीय इस चिकित्सा के क्षेत्र में भारी धनराशि वहाँ निवेशित किया है। और उसके पीछे भी है, उसके पीछे आज नरेंद्र मोदी जी ने, मैं बहुत विस्तार से उनकी नीतियों और उनके किए कार्य पर चर्चा नहीं, लेकिन चूंकि मैंने देखा, मेरी जानकारी प्राप्त की आने से पहले कि यहाँ के अलावा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार ने सबसे पहले शुरुआत की और आपने यूपी में यहाँ शुरुआत की। इसकी शुभकामना के साथ क्यों शुरू किया? क्योंकि आज मोदी जी पहले पूर्वोत्तर भारत पर लोग सहानुभूति की निगाह से देखते थे और मोदी जी ने पॉलिसी चेंज कर दी। पूर्वोत्तर भारत केवल लुक ईस्ट नहीं, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, कि ईस्ट को देखो ही नहीं, उस पर ही सारा क्रियाकलाप। आज उसका परिणाम है कि जो अलगाववादी गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर जाना जाता था, वह पूर्वोत्तर चाहे चीन की सीमा पर अरुणाचल हो, चाहे बर्मा की सीमा पर हमारा मिजोरम का एरिया हो, आज सारे भारतवासी वहाँ के, चाहे सिक्किम डटा हो नथुला के बॉर्डर पर, सारे भारतवासी आज पहले की तुलना में जिस तरह एकजुट है पूर्वोत्तरवासी भारत के साथ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो आज मोदी जी के इन सब कदमों का सारा देश और दुनिया इसको देख रही है। अलगाववाद और वहाँ अन्य गतिविधियों का तो नामो निशान समाप्त प्राय हो गया है। तो उस तरह की विशेषता का ये क्या न्यूक्लियर मेडिसिन का आपने, और इसमें हम सब बहुत उसके विशेषज्ञ नहीं है, वो तो डॉक्टर्स बताएंगे उसमें क्या बारीकियां हैं। इस अवसर पर चूंकि मुझे विनोद जी ने मुझे बाल स्वयंसेवक का उल्लेख किया, सही बात विनोद जी, आपके उल्लेख करने से मुझे थोड़ा स्मरण आ गया। मेरी भी संघ आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई, तो मुझे ध्यान आया कि आप अपेक्षा करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन पर हम आपको कुछ बताएं। तो भाई मैं इसमें एक संदर्भ, इसमें जो संघ से जुड़े होंगे लोग उनको मालूम होगा, हमारे संगठन में द्वितीय पूज्य सर संचालक थे माधव सदाशिव गोलवलकर जी, और हमारे जिस विद्यालय को विद्यार्थी रहा हूँ, हम सबका सौभाग्य काशी हिंदू विद्यालय के ही वो विद्यार्थी थे। काशी की धरती पर हिंदू धर्म शास्त्रों में एक स्वामी करपात्री जी का नाम बहुत पूज्य रूप में लोग लेते हैं। तो शास्त्रज्ञ थे वो। उनके जीवन काल में मुझे लोगों ने बताया, एक प्रसंग ऐसा आया बाल स्वयंसेवक जब मैं था, कि हिंदू संगठन, समाज का संगठन, देश के संगठन की बात गुरु जी गोलवलकर जी करते थे। तो वो उन्होंने कहा कि भैया आप हिंदू संगठन करते हैं, हिंदू मीमांसा बताओ, दर्शन बताओ, फिलॉसफी बताओ। तो ऐसा बताया गया कि गुरु जी ने जो उत्तर दिया, मैं आज वही बात डॉक्टरों पर छोड़ता हूँ। गुरु जी ने उत्तर दिया कि देखिए हमें जानकारी जितनी है शास्त्र संबंध सब हम बता, लेकिन महाराज जी आप सब विद्वान हैं, हम आपसे इस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे। हम केवल ये बताएंगे कि ये जो हिंदू दर्शन है, ये दुनिया के झंझावात में ये यहाँ पर देश में कायम रहे और दुनिया में अपनी सुगंध बिखेरे, ये एक सुंदर रत्नों की खान है। तो हम इसलिए संगठन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रत्न है इसका वर्णन आप करें, लेकिन ये रत्नों की गठरी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए हम संगठन का काम करते हैं। तो हम जो राजनीतिक जीवन से जुड़े, प्रशासन से जुड़े, मंत्रालयों से जुड़े लोग हैं, हम इसलिए उपस्थित हैं कि ये डॉक्टर्स बताएंगे कि नाभिकीय मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन से क्या क्या आज के नए युग में इनोवेटिव आइडिया और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या रोग की पहचान जड़ तक हो सकती है और आने वाली रोग के लक्षणों का पूर्वाभास करके पहले से उसकी जानकारी कर सकती है, इसकी विशेषताएं वो बताएंगे। लेकिन ऐसे शुभार्थी सहित ये सुविधाएं देश में बढ़े, ये काम हमारा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का काम है, ये काम योगी सरकार का है। इस उत्साहवर्धन के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं और इस उत्साहवर्धन से मैं शुभकामना देता हूं आज के इस नए शुभारंभ के मौके पर। आज के मौके पर स्किल के बारे में भी कई चर्चाएं की गई। हमारी सरकार ने, जैसा स्तुति जी ने बताया, पहले भी मेरी भेंट में उन्होंने चर्चा किया था, पहले ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। फाइनेंस में था,
और ये कुछ लेबर में हिस्सा था, कुछ MHRD में था जो अब शिक्षा मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो विकास किया और गुजरात के 13 वर्ष मुख्यमंत्री रह के उन्होंने गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया, देश ही नहीं दुनिया में आगे बढ़ाया। निश्चित तौर से 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश में प्रधानमंत्री के रूप में 32 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को प्रधानमंत्री के केंद्र में रख के जनता ने जब चुना, तो उसमें गुजरात के उनके योगदान को ही सर्टिफाई किया भारत की जनता ने कि वही व्यक्ति है। वरना दिल्ली में राजनीति करने वाले दिल्ली के इर्द गिर्द राजनेता भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द के अलावा देश की जनता ने कहा दिल्ली के इर्द गिर्द वाले नहीं, जो सुदूर गुजरात में बैठा है, हिंदुस्तान के नौजवानों की आकांक्षाओं को, हिंदुस्तान की जनता की इच्छाओं को वही आगे ला सकता, वही पूरा कर सकता है। तो देश की जनता ने पहले से तय करके फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। तो जो उन्होंने वहां कदम उठाए थे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, वो कदम उन्होंने देश में आके अलग मंत्रालय बना के कदम उठाए, और जिसके चलते आज स्किलिंग एक हमारी सरकार का मोटो है और देश के अनेक राज्य सरकारें इसमें कदम उठा रही हैं। मैं उसके विस्तार में न जाके इतना ही कह सकता हूं कि एक समय सर्वे ये बताता था कि भारत में स्किल पर्सन की कमी है, और अभी भी सर्वे में आता है कि अभी पहले से सुधार तो हुआ है, लेकिन आज मैं बताने की स्थिति में जहां भारत में जर्मनी में 75%, जापान में 56%, अमेरिका में 54% पर्सन स्किल है, वहाँ इंग्लैंड में जो है करीब 48%, वही हिंदुस्तान में कुछ वर्षों पूर्व 2% व्यक्ति स्किल होती थी। आज हिंदुस्तान में वो परसेंटेज बढ़ के 9% तक पहुंचा हुआ है नई सोच के अनुसार, और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को स्किल कैपिटल दुनिया की बनाना है। उसमें आपके मेडिकल फील्ड की भी बहुत अपेक्षा है। कारण आज एजिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे देश जैसे जापान, इंग्लैंड, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया, ऐसे यूरोप कंट्री के अनेक देश, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण के क्रम में एक निश्चित अधिक आयु के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है और युवकों की काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। परिणाम क्या है कि उनको हेल्थ केयर अटेंडेंट, उनको ये मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी और तमाम ऐसे फील्ड में जरूरतें हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने अभी मेरी सरकार ने अभी ये मूव किया जापान के संग, सऊदी अरब के संग, ऑस्ट्रेलिया के संग, कि कैसे वहाँ पर हेल्थ के फील्ड में और उनकी लैंग्वेज सीख के हमारे हेल्थ में काम करने वाले आप जैसे यंगस्टर्स आएँ और उनको सेवा दें और अच्छे पैकेज के साथ। तो ये एमयूज गवर्नमेंट ने किया है और उनके देश की भाषा, उनके देश का कल्चर, भाव संस्कार सीख करके, ताकि उन्हें, और मैं आपको बताने में नौजवानों मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है, खास करके मैं जापानीज के बारे में उनके राजदूत से जब बात मेरी हुई एमयू के पूर्व, तो उन्होंने जो बात कही वो मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे देश में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और जगह के लोग भी आते हैं नौकरी करने, सेवा करने, उनके चेहरे ओरे मिलते जुलते हैं जापानियों से। और आपके देश के कुछ ही प्रांत है, मणिपुर वगैरह, कि जहाँ के कुछ चेहरे मिलते हैं और ना पूरा चेहरे का भाव अलग है। और जब आते हैं तो इंडियंस पर उनको ये भरोसा है कि वे अपनी शर्तों का, अपनी बातों का 100% पालन करते हैं और ईमानदार होते हैं। और ये कंट्री वाले आते हैं, पालन भी नहीं करते हैं, समय बीत जाने के बाद चेहरे मोहरे मिलते हमारे जापानियों में घुस के गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये परेशानी होती है। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि उनको इंडियंस में ज़्यादा भरोसा है। तो इन सब फील्ड में हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है ताकि आपको देश के अंदर और देश के बाहर आपको काम के और बेहतर पैकेज, बेहतर सम्मान के साथ आपको ये जो, और इस दिशा में मोदी जी निरंतर 2 बातों पर ज़्यादा बल देते हैं। आजकल उन्हें लोकल पर वोकल, और आज उसका परिणाम है। मैं उत्तर प्रदेश की भूमि में बोल रहा हूँ।
और जब यहाँ पर हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई थी, उसके जो आर्थिक और प्रस्ताव थे उसमें उसका उल्लेख था कि हर डिस्ट्रिक्ट के उत्पाद को कैसे हम आगे बढ़ाया जाए, और योगी आदित्यनाथ की राज्य की हमारी लोकप्रिय सरकार ने उसको बढ़ाया और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया है कि अभी नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अभी सैटरडे को संपन्न हुई है 3 दिन पूर्व, और उसकी बैठक में लगभग अनेक राज्य वाले उसी बात का अनुसरण कर रहे थे, जिससे कि हर एक उससे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में उससे उत्पाद बढ़ने के बाद उससे उस इलाके के लोकल उत्पाद को आगे बढ़ने में, और जो अभी कोविड के चलते जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें जो हमारे पड़ोसी देश, जिसको बड़ी, चूंकि ब्रिगेडियर साहब यहाँ के बीसी हैं, सेना के मनोबल की परिस्थितियों को उनसे बेहतर कौन जानता होगा, मैं ये प्रसंग नहीं है वो बोलने का, लेकिन यह प्रसंग इसलिए उल्लेख कर दे रहा हूं नौजवानों, क्योंकि आप देश के वर्तमान भी मजबूत खंभे हैं और देश के भविष्य के भी मजबूत खंभे हैं। आप ये जान लें कि कठिन समय में पड़ोसी ने मदद और सहयोग की जगह उसका दुरुपयोग करना चाहा, और जिस तरीके से सीमा पर उसने कठिनाई खड़ी की, उस कठिनाई को पूरे 8 से 9 महीने में डट के मुकाबला करते हुए, और जिस पड़ोसी से अनेक दुनिया के देश आज दबते हैं, वो हर जगह हाथ पांव चलाता है, हर जगह समुद्री क्षेत्रों में अपनी दखल रख के परेशानियां पैदा करता है, और उस देश को अपने साजो सामान के संग पुनः अपनी जमीन पर लौटना पड़ा है, और अपने किए निर्माण को तोड़ते हुए लौटना पड़ा है। इसके पहले कभी अगर हटा भी था तो बंकर छोड़ के गया था ताकि भविष्य में आने की उम्मीद पाले रहता था। ये जो मजबूती दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उस नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कदम भी है कि लोकल फॉर वोकल और ग्लोबल के लिए भी फोकस करना है, जिससे हम जो उत्पाद करें वो उत्पाद, उसमें भी स्किलिंग की बेहतर भूमिका है कि हम देश के लिए उचित मूल्य पर नागरिकों को चीजें उपलब्ध कराएं, और इतना उपलब्ध बेहतर करें कि दुनिया जो उसके हल्के लेकिन प्रचुर मात्रा में डंप कर देने की प्रक्रियाओं के चलते दुनिया जो परेशान उस देश से, वहां भारत अपनी बड़ी मानवीय शक्ति के आधार पर दुनिया के अंदर अपना कदम बेहतर बढ़ाए, अपना स्थान बढ़ाए। उस दिशा में ग्लोबलाइजेशन पर भी मोदी जी का बल है, और उसमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, 2 संस्कृत के सुभाषित हमेशा हम सबके जीवन में अनेक बार उल्लेख में आते हैं। उसका सीधा सीधा जो उदाहरण प्रत्यक्ष अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो भारत की जनता ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत के मेडिकल फील्ड के अग्रणी रिसर्च करने वालों ने, और इसमें नरेंद्र मोदी जी की रणनीति भी काम आई है कि आज हम सबके स्वास्थ्य होने की, कोविड के पीरियड में जैसा इस अस्पताल की बहुत ही प्रशंसनीय सेवाओं का उल्लेख वक्ताओं ने किया, मैं बधाई देता हूं पूरी टीम को, अतुल जी की और सारे चिकित्सा की टीम को। और जैसा भारत में दुनिया की तुलना में नियंत्रण बेहतर रहा, मृत्यु दर कम रही, और उसके साथ साथ अपने देश को, अपने देश की 2 वैक्सीन, कई वैक्सीन पाइपलाइन में हैं, और हम दुनिया के करीब 22 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। यही इस बात का परिचायक है कि भारत दुनिया में हर फील्ड में अपना बेहतर स्थान बना सकता है, और उस दिशा में आज यहाँ स्किलिंग और न्यूक्लियर के फील्ड की चर्चा हुई। मैं स्किल मिनिस्टर के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री के रूप में हूँ। हम उस पर लगातार बल दे रहे हैं कि ऐसी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, देश और दुनिया के लिए बना के आत्मनिर्भर भारत के अभिप्राय में लेके जाना, तो उस दृष्टि से भी हमारे देश में सारा स्किल वर्कफोर्स तैयार हो। उन सब दिशाओं में हम सब काम कर रहे हैं। आज के इस मौके पर मैं आप सबको ये खास करके स्वास्थ्य के फील्ड में आप सबका आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर भगवान के रूप, मरीज जो या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में डॉक्टर का सबसे उच्च स्थान होता है, और वो आप अध्ययन कर रहे हैं।
साक्षात सच में आप भगवान के प्रतिरूप होते हैं, क्योंकि जब जीवन की अनेक कठिनाइयों से आदमी निराश हताश होता है, डॉक्टर के पास आता है तो उनमें वो भगवान देखता है, क्योंकि उसके हाथ में भगवान के आशीर्वाद का माध्यम रहता है। तो उसमें आप सब अग्रणी हो, सफल हो, और आप सबके जीवन में आज का जो 2 लैबों का शुभारंभ था वो आपको सहायक हो, आपके ज्ञान को संवर्धन में आगे बढ़ाए, और यहाँ के इस चिकित्सालय और इस मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय से जो बेहतर सेवाएं इस भारत के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में दी जा रही हैं, उसमें ये सफल हों। और जैसा अनुज जी बोल रहे थे, सभी पूर्व वक्ता, हमारी सरकार तो निश्चित तौर से जहाँ हम बोल रहे हैं मेरठ को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखती है, इस पूरे एरियाज को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखती है। आज जो एनसीआर का जो रूप उभर रहा है, ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के एक रूप से भारत की पहली रीजनल रेल की निर्माण शुरू हो गए हैं उस रूप में, और अनेक रूप से भविष्य में होने वाले हवाई अड्डे खुलने वाले, इन सब से जो राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र को जो फोकस, जो विकास मिलना चाहिए था, उस पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये दोनों डबल इंजनों की सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, कहीं न कहीं जनता उसको हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और जो राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र को उभर करके आना चाहिए था, और राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में ये जो आज का राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र है, वास्तव में ये केवल मेरठ ही है, ये मेरठ का ही सब भाग है। उस मेरठ को केंद्रीभूत करके और जो कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और आगे उठाती जाएगी, उसका हम भरोसा देते हैं। और साथ में हमारे डिपार्टमेंट से जो इस विश्वविद्यालय की कभी कोई जो भी अपेक्षा होगी, उसमें हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित तौर से मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इसको, जब हम ये जितनी प्रमुखता हमारी सरकार मेरठ परिक्षेत्र को दे रही है, उस प्रमुखता में शुभार्थी को अपने आप सर्वाधिक प्रमुखता मिलेगी। और उस प्रमुखता से जो भी नीति निर्णय प्रदेश और केंद्र सरकार के हमारे होते हैं, वो निर्णयों में मैं चाहूँगा कि शुभार्थी अपनी भी बेहतर भूमिका, क्योंकि शुभार्थी के पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंटेलेक्चुअल जेंट्री है, हमारे विद्यार्थियों का इतना बड़ा समूह है, इन सब का उसमें सामंजस्य सदुपयोग करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है। जो इसके संस्थापक श्री अतुल कृष्ण भटनागर जी के जीवन का समर्पण है, उस दिशा में आप सब, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से ये इलाका इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ये जो संपर्क, सबके साथ साथ देश को बेहतर सेवा देने की भूमिका अपनी अदा करेगा। और उसमें आज के ये जो 2 कदम उठे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो भी सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आने का एक सुअवसर मिला, उसके लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए आप सभी विद्यार्थियों की छात्र छात्राओं को, क्योंकि मैं छात्रों आप ही जैसे छात्र जीवन से निकला हुआ एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आदरपूर्वक नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।